चलो कल के क्लास का एक बार रिवीजन कर लो। कल देख लो कहाँ से पढ़े थे अपन। अरावली पर्वत से देखे थे, जिसमें देखे थे केंद्रीय उच्च भूमि जो है कितने भागों में बटा है? 4 भागों में, सॉरी 5। इसमें एक भाग लिखा नहीं है थोड़ा, इसमें आपका सतपुड़ा पर्वत भी आएगा। कौन सा आएगा? तो सतपुड़ा पर्वत को भी अपन केंद्रीय उच्च भूमि में ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत देखो सबसे पहले क्या पढ़े थे? अरावली, उसके बाद मेवाड़ का पठार दूसरे में, इसके बाद विंध्याचल, और 5वें में बुंदेलखंड, है ना। और इसी में ही और कौन सा ऐड होगा हमारा? सतपुड़ा पर्वत को भी इसी में कवर करेंगे, याद रखना। कौन से पर्वत को? सतपुड़ा को। चलो कल जो क्लास में देखे थे, तो अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है बता दो? दिल्ली से लेकर पालनपुर। किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। कौन से काल में बना था ये? कौन से काल में? प्री कैब्रियन काल। आयु कितना है इसका? और विश्व का सबसे क्या है? प्राचीनतम पर्वत में आएगा। क्लियर है सबका? किसके किसके भी जल विभाजक का काम करता है? राजस्थान का मैदान और गंगा के मैदान को अलग करता है ये। क्लियर है सबका? और यहाँ की महत्वपूर्ण नदी में कौन सा फेमस है? लूनी। कौन सा नदी है? लूनी नदी कौन से मरुस्थल में बहता है? कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल में बहेगा। क्लियर है सबका? और कहाँ जाके विलुप्त हो जाता है? कच्छ किरण में जाके विलुप्त हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबका? फिर अपन देखे थे लूनी नदी का मुहाना जो है समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है ये? माउंट आबू राजस्थान। यही माउंट आबू राजस्थान में और क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर यही है आपका। क्लियर है सबका? चलो आगे देखते हैं। इसी अरावली पर्वत पर रायसीना की पहाड़ी है दिल्ली में। उसी पहाड़ी में क्या क्या है? राष्ट्रपति भवन जो दिख रहा है वाला, और एक आपका क्या है? JL नेहरू विश्वविद्यालय। दक्षिण में इसको क्या बोलते हैं? जरगा पहाड़ी। कौन कौन से दर्रे हैं बोलेंगे तो क्या बताओगे? गोरम घाट और पिपली घाट। कौन सी घाटी देखने मिलेगा? हल्दी घाटी। कहाँ है? राजस्थान में। तो ऐतिहासिक रूप से वो थोड़ा फेमस, इसलिए याद रखना। क्लियर है सबका? आगे देखते हैं ये दो नदी के बीच जल विभाजन का काम करता है किसका किसका? लूनी और बनास। लूनी और, अच्छा बनास किससे निकलता है? बनास, अच्छा मेवाड़ के पठार से लिखे थे क्या? और किसकी सहायक है? चंबल की। किसकी सहायक है? चंबल की क्या है? सहायक। मेवाड़ का जो पठार है कहाँ कहाँ फैला है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। और मेवाड़ का जो पठार है अरावली को मालवा के पठार से क्या करता है? अलग। यहीं से कौन सा नदी निकलेगा और किस में मिलेगा? चंबल में। किस में मिलता है? और चंबल किस में जाता है, कोई बता सकता है क्या? चंबल नदी लास्ट किस में जाता है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना। कौन सा है? तो यमुना नदी में जाके मिलता है कौन सा? चंबल। समझ आ पा रहा है? वो आगे नदी में पढ़ेंगे पूरा हर चीज। मालवा का जो पठार देखे थे किस चट्टान से बना है? और बेसाल्ट का चट्टान है। राजस्थान में क्या नाम से है? हाड़ौती। उत्तर में ग्वालियर का पठार। पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको याद रखना है। क्लियर सबका? अब कौन सी मिट्टी यहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी। फसल में, और यही कौन सी नदी बहती है और क्या बनाता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? बीहड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका? हाँ है ना। फिर देखे थे विंध्य पर्वत कहाँ से कहाँ तक है ये? गुजरात से लेकर बिहार तक आपको देखने मिलेगा, यही तो है ना। और किस टाइप का पर्वत है ये? ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत है? और धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? अपर्दन। तो किस में आ जा रहा है? अवशिष्ट में। ऊंची चोटी का नाम गुडविल। इसको क्या बोलते हैं? सद्भावना। ऊंचाई कितना है? 752। कितना मीटर है? 752 आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? जल विभाजन का काम देखते हैं तो हिमालय नदियों को किससे अलग करता है? प्रायद्वीपीय नदियों से अलग करेगा, मतलब दक्षिण भारत को, सॉरी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करने का काम करता है। कौन कौन से पत्थर है? चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर। और चूना पत्थर जिधर होता है उधर कौन सा उद्योग होता है?
सीमेंट उद्योग आपको ध्यान रखना है। इसी को हम बात करें तो ये आपका राजस्थान ना हो कि क्या था बता दो, गुजरात। तो गुजरात में क्या बोलते हैं, जोबर हिल। मध्य प्रदेश में, बिहार में कैमूर के नाम से जानेंगे। क्लियर सबका? हाँ है ना। इसके दक्षिण में कौन सी नदी घाटी, ये दिख रहा है आपको, ये वाला नर्मदा नदी घाटी है। कौन सा घाटी है? और उसके ऊपर कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। फिर देखे थे बुंदेलखंड सबसे सूखाग्रस्त एरिया में आता है। और ये कौन कौन से राज्य में फैला है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में फैला हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें सूखाग्रस्त होने के कारण आर्थिक दृष्टि से क्या है बता दो, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र आपको याद रखना है। और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सूखाग्रस्त है, इसलिए कौन से दो नदियों को जोड़कर पानी पहुंचाया गया? केन और बेतवा को जोड़े और पानी पहुंचाए। किस क्रांति के नाम से फेमस हुआ? तो अमृत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? नदी जोड़ो परियोजना। किससे रहेगा? और ये जो पठार हम बात करें किसके किसके बीच में है? ऊपर में ग्वालियर का, नीचे में विंध्याचल का। तो इनके बीच में आपको मिल जाएगा। ये समझ आ पा रहा है? तो यहां तक देख चुके थे कल। चलो आज हम लोग कहां से पढ़ेंगे? सतपुड़ा से। कहां देखते हैं? सतपुड़ा पर्वत से आज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो सतपुड़ा पर्वत का हम देखें। सबसे पहले इसका विस्तार को लेके तो ये एक प्रकार का हम देखते हैं तो भारत के मध्य में है। पहले बताएंगे भारत के किस एरिया में है? मध्य में ऐसा पर्वत फैला हुआ है पूरा। इसके ऊपर में कौन सा मिलेगा? विंध्याचल। पहले मतलब नर्मदा नदी को पार करने के बाद। समझ आ रहा है? कौन कौन सा राज्य में फैला है तो देख लो। सबसे पहले हम बताएंगे ये कौन सा राज्य है हमारा? गुजरात। कौन सा है? कुछ थोड़ा एरिया कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र। ये वाला मध्य प्रदेश, ये हमारा, और ये झारखंड। तो ये पूरा राज्य में ऐसे फैला हुआ है। समझ आ पा रहा है? इसके ऊपर वाला तो बिहार तक गया था। समझ आ रहा है? लेकिन वो हमारा कौन सा है? विंध्याचल। और ये कौन सा है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत कौन कौन से राज्यों में फैला है? सबसे पहला बताओ। सबसे पहला, दूसरा में, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़, चौथा, और पांचवा में झारखंड। झारखंड के कौन से पठार तक? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर के पठार तक फैला है। क्लियर सबके यहाँ तक? हाँ ना, जल्दी बताओ। राज्य बता लोगे इसका कि ये जो पर्वत है कहाँ कहाँ तक फैला है, उसको अपन मेन याद रखना है। क्लियर है सबका? अब आगे बढ़ते हैं, इसी का खास में देखते हैं। तो इसके ऊपर से अपन देखेंगे तो कौन सा नदी ऐसे बहता है बता दो? नर्मदा। कौन सा नदी? और नीचे में कौन सा बहेगा? ताप्ती। नीचे में कौन बहता है? तो ये हमारा कौन सी घाटी? नर्मदा नदी घाटी। और ये वाला ताप्ती नदी घाटी। और दोनों के बीच में कौन है? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है। समझ आ पा रहा है कि सतपुड़ा पर्वत जो है कौन कौन सी नदी घाटी के बीच में स्थित है? बता लोगे? कौन कौन सी नदी घाटी के बीच में बताओ? नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना। और ये जो हम किस प्रकार का पर्वत है बोलते हैं तो ये हमारा है ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। कल बताया था मैं, जब कोई पहाड़ बहुत बड़ा पठारी एरिया होता है, बीच का जो चीज है जो दब जाता है तो उनमें ब्लॉक बन जाते हैं दो पर्वतों के बीच में। तो उसी का हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका? हाँ है ना। इससे ऊपर भी हम जो लिखे थे विंध्याचल, वो भी क्या था? ब्लॉक पर्वत। और ये भी कौन सा पर्वत है हमारा? ब्लॉक पर्वत में ही आएगा। कौन कौन सी चट्टानें यहाँ मिलेगा आपको? तो आपको बताना कौन सा? बेसाल्ट चट्टान। कौन सा चट्टान? और इसके अलावा ग्रेनाइट। क्या मिलता है? ग्रेनाइट की चट्टान मिलेगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना। चलो बता दो अगर फिर से, कौन कौन से राज्य में फैला है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा नहीं है बोला और कोई क्लियर हो गया? वहीं तक है ना। चलो इसके अलावा अपन बताएंगे ध्यान से, किस प्रकार का पर्वत है ये? कौन सा पर्वत? ब्लॉक पर्वत में आता है। क्लियर है सबका? और कौन कौन सी चट्टान यहाँ मिलेगा? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। दो चट्टान आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। चलो अब इसी का अब देखते हैं थोड़ा विभाजन को लेके। जैसे कि इसके ऊपर जो था उसको भी हम 3 नाम दिए थे। हाँ है ना।
विंध्याचल पर्वत के 3 नाम क्या क्या थे बताओ? सबसे पश्चिम में कौन सा? जोबर हिल, मध्य में भांडेर, और पूर्व में क्या था? कैमूर। क्लियर है? और ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसके भी 3 भाग आपको याद रखना है। पश्चिम में इसको क्या बोलते हैं? राजपीपला। पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव, और पूर्व में मैकल पर्वत। तुम्हारे छत्तीसगढ़ तरफ कौन आता है? मैकल पर्वत। कौन सा आता है? मैकल पर्वत आपका आता है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी एरिया है वहाँ कौन सा पर्वत आपको देखने मिलेगा? मै सॉरी पश्चिमी एरिया में ना, पश्चिमी एरिया में क्या मिलता है आपको? मैकल पर्वत श्रेणी देखने मिलेगा। आ रहा बात समझ में? छत्तीसगढ़ में खासकर। चलो तो फिर से बता दो, सतपुड़ा पर्वत के कितने भाग आपको ध्यान रखना है? 3। कितने भाग? सबसे पश्चिम में राजपीपला, मध्य में पूर्व में मैकल। क्लियर है? और महादेव पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी, क्या है बता दो? कहाँ है बता दो? ये मध्य प्रदेश में। हाइट कितना है? 1350। हाइट कितना है? 1350 आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? और ये धूपगढ़ जो है ये पूरा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। समझ में आ रहा है? मतलब महादेव पर्वत का तो है ही, लेकिन महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का। तो पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तब भी क्या बताओगे? धूपगढ़। और ये आपका कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है, महादेव पर्वत वगैरह। क्लियर सबका? है ना? मैकल पर्वत तरफ आएंगे तो ऊपर तरफ आपको मिलेगा अमरकंटक की चोटी। क्या मिलता है? तो अमरकंटक की चोटी जो है किसका हिस्सा है? मैकल पर्वत। क्लियर सबका? कौन सा पर्वत? और मैकल पर्वत का हम बात करें जिसका हाइट कितना है? 1065। तो ये मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से 2 नदी निकलेगा। ऊपर की तरफ जाएगा कौन सा नदी? जो गंगा नदी में जाके मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब छत्तीसगढ़ का हम जीके पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्या पढ़ते हैं? कि सोन नदी में छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां जाके मिलना होता है। समझ में आ रहा है? तो सीजी भूगोल में उसको पढ़ते हैं। और इधर अपन देखते हैं जो आपका पश्चिम क्षेत्र में कौन बहेगा? नर्मदा। और ये कहाँ जाके गिरेगा? अरब सागर में। कहाँ गिरेगा? अरब सागर में जाके गिरता है। समझ आ पा रहा है ना? तो यहाँ से देखो क्या क्या याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपका। ठीक है? पहला चीज क्या बताएंगे? सबसे पहला, सतपुड़ा पर्वत के कितने नाम अपन को देखने मिलेंगे? 3। कितना? सबसे पहला, दूसरा महादेव, तीसरा मैकल। महादेव पर्वत में कौन सी चोटी है? कौन सी चोटी? धूपगढ़ की चोटी। समझ में आ रहा है? हाइट कितना है? धूपगढ़ की खास बात, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और विंध्याचल का क्या था? सद्भावना शिखर। क्या था आपका? गुडविल चोटी पढ़े थे ना, वो किसका है? विंध्याचल का। और सतपुड़ा का सबसे ऊंचा क्या बताओगे? धूपगढ़। क्या बताएंगे? और प्रॉपर हमें दिएगा मैकल पर्वत की ऊंची चोटी तो क्या बताओगे? अमरकंटक। क्या बताएंगे? अमरकंटक से कितना नदियां निकलती हैं? कितना नदी? 2। समझ आ पा रहा है? कौन कौन सा? सोन नदी। और सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए किससे मिलेगा? गंगा। और इधर आपका कौन बहेगा? नर्मदा। नर्मदा कहाँ जाके विसर्जित होगा? अरब सागर में मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? है ना? आगे बढ़े। चलो, तो ये यहां तक हमारा कौन सा पर्वत क्लियर हो गया? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत पूछेगा तो ये सब याद होना चाहिए। क्लियर है सबका? चलो, सतपुड़ा पर्वत के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सतपुड़ा पर्वत के बाद हम क्या पढ़ेंगे? पूर्वी पठार। क्या पढ़ते हैं? अभी हमारा केंद्रीय उच्च भूमि खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? केंद्रीय उच्च भूमि में टोटल 6 प्रकार की चीज पढ़ लिए। अब उसके बाद हम दूसरे हिस्से में आते हैं और उसका नाम क्या है बता दो? पूर्वी पठार। यहाँ पास आप देख सकते हैं कौन सा चीज हम लोग मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखो, भारत को हम कितने भागों में बांटे? प्रायद्वीपीय भारत को 4 भागों में। पहला क्या था? केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा, ऐसे इसको पहले पढ़े, पहले कौन सा पढ़ेंगे? इधर पूर्वी पठार। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उत्तर पूर्वी। फिर किस में आएंगे? दक्कन के पठार में आएंगे। समझ आ पा रहा है ना? तो अभी कौन सा टॉपिक क्लियर हो चुका है? केंद्रीय उच्च भूमि आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आया समझ में? है ना? आगे बढ़े। चलो,
चलो, पूर्वी जो पठार है, पूर्वी पठार के अंतर्गत आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो पूर्वी पठार में 3 चीज आते हैं। सबसे पहला क्या बताओगे? छोटा नागपुर का पठार, ये जो दिख रहा है लाल कलर के वाला, कौन सा पठार बताएंगे? छोटा नागपुर का पठार। इसके नीचे एक आएगा हमारा कौन सा? महानदी बेसिन, हरे कलर का दिख रहा है, क्या बताओगे? महानदी बेसिन। और इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? दंडकारण्य का पठार। ये काले कलर में दिख रहा है, कौन सा पठार मिलेगा? तो ये तीनों चीज को अपन लेते हैं पूर्वी पठार में। किसमें लेते हैं? और इसके ऊपर का एरिया लेते हैं उत्तर पूर्वी पठार। क्या लेंगे? उत्तर पूर्वी। समझ आ रहा है? तो अभी हम फिलहाल क्या देखने वाले हैं? पूर्वी पठार में। इनका देखो ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें दंडकारण्य, महानदी बेसिन, समझ आ रहा है? तो ये सब चीज आपको फेमस चीज है, लेकिन भारत के भूगोल से छोटा चीज है। आए समझ में? है ना? चलो, तो पूर्वी पठार में कौन कौन से चीजों को पढ़ना है जल्दी बताओ। सबसे पहला, दूसरा महानदी बेसिन, दूसरा, तीसरा दंडकारण्य। क्लियर है सबका? चलो, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं किसमें? छोटा नागपुर का पठार। क्या देखते हैं? तो छोटा नागपुर का जो पठार है, ये आपको देखो नक्शे में अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा झारखंड है। कौन सा स्टेट है? ये झारखंड है। उसके आगे पश्चिम बंगाल, नीचे में उड़ीसा, ये वाला छत्तीसगढ़, और ऊपर में बिहार। तो ये पूरा एरिया में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, लेकिन ज्यादा मात्रा में झारखंड में। ज्यादा मात्रा में क्या बताओगे? झारखंड। देखो, जैसे मैं कहने मतलब ये बिहार का जो दक्षिणी एरिया है, बिहार का कौन सा एरिया? दक्षिणी एरिया जो है हमारा, यहाँ आपको छोटा नागपुर पठार मिलेगा, है ना। पश्चिम बंगाल, झारखंड तो है ही पूरा पूरा। पश्चिम बंगाल में आएंगे तो यहाँ पास एक जिला पड़ेगा जिसको बोलते हैं पुरुलिया जिला। कौन सा जिला? और ये आएगा आपका उड़ीसा का उत्तरी एरिया। उड़ीसा का क्या बताओगे? उत्तरी एरिया। और छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ क्या बताओगे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र अपन बताते हैं। तो ये पूरा एरिया में आपका है छोटा नागपुर का पठार। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में मुख्य रूप से। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन आता है। हमारा जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश वाला, समझ में आ रहा है? तो वो छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है। आ रहा बात समझ में? तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ तक फैला है? मुख्य रूप से क्या बताओगे? झारखंड। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, क्या बताओगे? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, उत्तरी उड़ीसा, क्या बताएंगे? और उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़, क्या बताएंगे? उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़। तो ये हमारा छोटा नागपुर का पठार कवर हो जाएगा। समझ आ पा रहा है ना? जल्दी बताओ। तो ऊपर से कोशिश करना याद करने का, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से कहाँ है? जल्दी बताओ। मुख्य रूप से झारखंड में। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला में है ये, उड़ीसा का उत्तरी एरिया, और छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी। छत्तीसगढ़ का, तो ये विस्तार के दृष्टिकोण से ये पता होना चाहिए। क्लियर सबके यहाँ तक? है ना? चलो, छोटा नागपुर का जो पठार है अगर हम देखें ध्यान से, अगर ये वाले एरिया का अपन ऐसी बनाते हैं, मतलब ये वाले हिस्से को यदि हम निकाल के देखें, छोटा नागपुर का जो पठारी वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से का हम बात करें तो देखो, सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार मान के चलते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया, कौन सा एरिया? ये वाला दक्षिणी बिहार, ये पुरुलिया जिला मान लेते हैं, और ये हमारा उड़ीसा, और बीच में क्या है हमारा? झारखंड। बीच में क्या है? झारखंड। इमेजिन करके चलते हैं। आ रहा समझ में? तो इसका हम बात करें, इसी जो छोटा नागपुर का जो पठार है, इसके उत्तर पूर्व में और एक पहाड़ जुड़ा हुआ है। और एक पहाड़ क्या बता दो? जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? समझ आ पा रहा है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में, क्या बताओगे? उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। ये आपको याद रखना है। क्लियर सबका? है ना? तो पहला चीज क्लियर सबका, छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्व में कौन सा पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। अच्छा, यही जो छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड वाला, यहीं से एक नदी आपका निकलेगा जो बहुत ही फेमस रहेगा, जो आगे जाएगा। इसको बोलते हैं अपन दामोदर नदी। ये झारखंड के बाद सीधे जाता है बंगाल क्षेत्र में। कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल एरिया में जाएगा।
और पश्चिम बंगाल एरिया में जाता है तो इसी को ना बंगाल का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बंगाल में जो बाढ़ आता है वो दामोदर नदी के कारण, किसके कारण, इसलिए दामोदर नदी को क्या भी बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं। नदी में अपन और देखेंगे इसको, समझ में आ रहा है, हाँ है ना। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है, दामोदर नदी। कौन सा नदी बताओगे, दामोदर नदी सबसे बड़ी नदी है। और दामोदर नदी ये जो हम ये जो एरिया देख रहे हैं, कौन सा एरिया हमारा पूरा, ये छोटा नागपुर का पठार, इसको दो भागों में बांटा, ये उत्तरी भाग और ये कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग और क्या रहेगा, तो उत्तरी भाग को बोलते हैं हजारीबाग, क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, क्या बोलेंगे, हजारीबाग का पठार। और दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची का पठार, क्या बोलते हैं, रांची का पठार। दोनों लाइन क्लियर है सबका, है ना। तो अपन ध्यान देंगे, तो कुल मिला के याद रखना, छोटा नागपुर पठार की सबसे मुख्य नदी बताइए, दामोदर नदी। सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी को किसका शोक, किसका शोक बोलेंगे, बंगाल का। दामोदर नदी कौन से पठार को दो भाग में बांटता है, छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार, उत्तर में क्या कहलाएगा, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में रांची का पठार, याद रखना है। क्लियर है सबका, हाँ है ना। और यही जो जहां दामोदर नदी जहां बह रहा है, तो इसी के आसपास में खनिज निकलता है। और वो खनिज कौन सा है, तो वो है आपका कोयला। क्या निकलता है, कोयला नामक खनिज आपका निकलेगा कौन सी घाटी से, दामोदर नदी घाटी से। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दामोदर नदी घाटी में कौन सी खनिज की अधिकता है, जल्दी बताओ, कोयला की। किसकी अधिकता है, कोयले की अधिकता है, आपको याद रखना है। क्लियर है सबका। तो यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला चीज बोलेगा कि छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, राजमहल। कौन सी पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, कौन सा नदी, दामोदर नदी। किसका शोक कहलाता है, दामोदर नदी। कितने भाग में इसको बांटा, दो भाग में। उत्तर का एरिया, उत्तर का एरिया, दक्षिण का, दक्षिण का रांची का पठार। क्लियर है सबका, है ना। अच्छा, कल वीडियो देखे थे क्या, क्या कल आवाज ही नहीं गया था उसमें, ऐसा है। जैसे अपलोड किया तो कोई मैसेज किया, कमेंट की, आवाज ही नहीं है सर, ऐसे करके बोला, फिर हटाना पड़ गया। समझ में आ रहा है, क्या लाइट गोला अचानक हुआ था ना, तो शायद कुछ कनेक्शन वो हो गया था, इसलिए आवाज गया था, लेकिन घर घर आ रहा था, ऐसा है। तो इसलिए डिलीट कर दिए, उसको फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है दोबारा, ठीक, अलग से उसको बना के डालना पड़ेगा शॉर्ट में, ठीक है। आ रहा समझ में यहाँ तक, इसलिए आज आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए अलग से माइक मंगाया हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ। जब आ रहा है आवाज, नहीं आ रहा है, हेलो, आ सकता है बाद में, ठीक। तो अभी सुनाई दे रहा है ना फिलहाल, क्या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो पता चलता है क्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबका, हाँ है ना। चलो इसके बाद देखते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में और क्या क्या आपको जानना है। तो छोटा नागपुर का पठार आपको समझ में आ चुका है कि ये कितने भाग में बटा हुआ है, दो भाग में। कितने भाग में, ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। चलो ये जो रांची का जो पठार, इसका और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कौन सा पठार का, तो रांची का जो पठारी वाला एरिया है, यहीं से कोई नदी आपका बहेगा। और इस नदी को देखो हम बोलेंगे स्वर्ण रेखा नदी। क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा। आ रहा समझ में। तो रांची के पठार से कौन सी नदी निकलता है, स्वर्ण रेखा नदी आपका निकलता है, जो छोटा नागपुर पठार का दूसरा सबसे बड़ी नदी है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी दामोदर, जो ये दो भाग में बांटा वही दामोदर है, समझ में आ रहा है। और उसके नीचे एरिया से क्या निकलेगा, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी, कौन से पठार से, रांची के पठार से। तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में सबसे पहला खास बात, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसी नदी के तट पर, इसी नदी के आसपास में दो शहर आपको याद रखना है। कितने शहर बता दो, जिसमें सबसे पहला बताएंगे अपन का रांची। कौन सा शहर, और दूसरा जमशेदपुर। क्या बताएंगे, जमशेदपुर। क्लियर सबका। तो रांची और जमशेदपुर दोनों किस नदी के तट पर है, स्वर्ण रेखा। किस नदी के तट पर है, स्वर्ण रेखा नदी के क्या बता दो, तट पर आपको मिलेगा। क्लियर है सबके यहाँ तक।
और ये देख लो, ये पूरा हमारा खनिज का भंडार वाला क्षेत्र है छोटा नागपुर। तो इसी नदी में जो पूरा जितने भी खदान वगैरह होते हैं उसके जो वेस्ट मटेरियल है, जो पूरा क्या है आपका वेस्ट जो मटेरियल है, उसको पूरा इसी में बहा देते हैं नदियों में, जिसके कारण ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। सबसे अधिक क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। और प्रदूषित होने के बाद यहाँ कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता। जीव जंतु क्या नहीं हो पाता, जीवित नहीं रह पाता। तो इसकी तुलना अपन की है मरुस्थल से। किससे की है, ये जीव जंतु का क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ जीव जंतु नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। जल में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे यहाँ पाया जाएगा क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा खनिज जो मटेरियल है उसका वेस्ट वाला पूरा इसी में बहा देते हैं, खनिजों का, खदानों का। आ रहा समझ में, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल। क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल इसको बोलते हैं। समझ आ पा रहा है। तो कौन से नदी की तुलना जैविक मरुस्थल से करते हैं, स्वर्ण रेखा। कारण बताएंगे तो प्रदूषण के कारण। किसके कारण, पूरे खदानों की जो नदियां है, सॉरी खदान जो है वहाँ का वेस्ट मटेरियल पूरा इसी नदी में बहाते हैं ज़्यादातर। इसलिए सबसे अपन बात करें प्रदूषित नदी में इसी को हम देखते हैं। कौन सा नदी को, स्वर्ण रेखा नदी को मानते हैं। आए बात समझ में, है ना। छत्तीसगढ़ जब भूगोल पढ़े थे बाकी लोग, तो कौन सा नदी सबसे प्रदूषित था, शंखनी नदी। कौन सा नदी, डंकनी शंखनी सुने हो, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। तो जो शंखनी नदी है वो सबसे क्या है आपका प्रदूषित नदी। वो भी बैलाडीला की जो पहाड़ी है उसका वेस्ट मटेरियल को पूरा उसी नदी में बहा देते हैं, तो पानी पूरा लाल लाल कलर का दिखेगा। और सबसे प्रदूषित नदी अपने छत्तीसगढ़ में है। आया बात समझ में। वैसे ही भारत का दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा प्रदूषित दिखता है, आया समझ में। और इसको ही क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल। क्या बोलते हैं। तो ये एक खास बात हो गया रांची के पठार वाला। दूसरी खास बात हमको यहाँ मिलेगा, हजारीबाग का जो पठार है, यही एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है आपका पारसनाथ की चोटी। क्या बता दो, पारसनाथ। क्लियर है सबका, कौन सी चोटी है। तो पारसनाथ की जो चोटी है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, झारखंड में। कौन से पठार का हिस्सा है, हजारीबाग। और ये जो पारसनाथ की चोटी है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। किसका केंद्र है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किस चोटी को, पारसनाथ की चोटी को। क्योंकि पारसनाथ किसका नाम है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितना तीर्थंकर, 24। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे, आगे पढ़ रही हैं तो जैन धर्म आएगा ना। तो कितने तीर्थंकर हुए थे, उसमें से 23वां नंबर का तीर्थंकर का नाम पारसनाथ। क्या नाम था, तो पारसनाथ जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उसी के नाम पर रखा गया है। जब जैन धर्म अभी पढ़ेंगे क्लासेस में तो समझ आएगा कि वो क्यों गया था वहाँ, जिसके कारण उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रख दिए हैं। आया बात समझ में। तो पारसनाथ की जो चोटी है वो छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है। कौन से पठार का हिस्सा है बोलेंगे तो हजारीबाग। किसका बताएंगे, क्लियर है सबका। तो फिर से बता दो, छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, ये छोटा नागपुर को कितने भाग में बांटता है, 2 भाग में। कितने भाग में, उत्तर का एरिया, उत्तर का एरिया, दक्षिण का, दक्षिण का। रांची पठार से कौन सा नदी, कौन सा नदी, स्वर्ण रेखा सबसे क्या है प्रदूषित में देखते मिलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल। क्या बोलते हैं। और हजारीबाग के पठार में कौन सी चोटी है, पारसनाथ हिल का खास बात क्या है, सबसे ऊंची चोटी। और जैन धर्म का क्या है, केंद्र। क्लियर यहां तक सबका, आगे बढ़े चलो। अब अपन आते हैं खनिजों के बारे में। छोटा नागपुर का जो पठार है, चलो छोटा नागपुर का पठार का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा। और दोनों ही हिस्से में खनिज भरपूर मात्रा में है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आता है खनिज के बारे में, तो खनिज के दृष्टिकोण से सबसे टॉप में जो पठार है वो है छोटा नागपुर का पठार। मतलब पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने मिलेगा तो कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर का पठार। इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है, खनिजों की दृष्टि से समृद्ध पठार। तो ऑप्शन में क्या देगा, छोटा नागपुर का पठार। आ रहा समझ में, है ना। कौन कौन से खनिज मिल जाएंगे, तो लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम, इसके अलावा और बहुत सारे प्रकार के खनिज
यहाँ से निकलते हैं। समझ आ पा रहा है? और सेम यही दृष्टिकोण, जैसे कि ये यहाँ पर दामोदर नदी बह रहा है, ठीक है, खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा है। सेम ऐसी पठार हमको देखने मिला था जर्मनी में। कहाँ देखने मिला था? तो जर्मनी में एक पठार है जिसको बोलते हैं रूर प्रदेश का पठार। कौन सा पठार? तो जर्मनी का जो रूर प्रदेश का जो पठार है, सेम स्ट्रक्चर हमारे यहाँ का छोटा नागपुर तरीके से है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है? भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? किस पे टिक लगाएंगे? छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर, खनिज, नदियां, जो भी क्वालिटी है जर्मनी के रूर प्रदेश के समान आपको देखने मिलता है। समझ आ पा रहा है? इसलिए भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार को। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो यहां से देखेंगे क्या क्या आपको ध्यान रखना है। खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार कौन कौन सा खनिज लगभग मिल जाएगा? लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम आपको मिलेगा ही। इसी की तुलना कौन से पठार से किया गया है? किससे किया गया है? रूर प्रदेश। रूर प्रदेश का पठार कहाँ है? इसलिए भारत का रूर प्रदेश किसको बोलेंगे? तो ये सब क्वेश्चन आपका बन जाता है। आए समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो ये अभी तक हम जो देखे थे कौन सा एरिया था? छोटा नागपुर पठार। और हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सा क्षेत्र? हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा? पूर्वी पठार। क्या पढ़ रहे हैं? तो पूर्वी पठार के कितने हिस्से? 3। कितने हिस्से? 3। पहला, दूसरा महानदी बेसिन, और तीसरा दंडकारण्य। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या पढ़ेंगे? महानदी बेसिन। इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। चलो, महानदी बेसिन के बारे में देखो, ध्यान से क्या याद रखना है। तो ये हमारा कौन सा स्टेट बता दो? छत्तीसगढ़। ये वाला उड़ीसा। तो यहां से हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो धमतरी जिला है, कौन सा जिला? तो धमतरी जिले का कौन सा पहाड़ी? सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? तो धमतरी जिले यहाँ पास, यहीं से जो हमारा सिहावा पर्वत है, यहीं से कौन सा नदी बहता है? महानदी। कौन सा नदी? महानदी सीजिस निकलेगा और जाएगा उड़ीसा। कहाँ जाएगा आपका? और इसी का जो आसपास का जो एरिया हो गया, इसी के आसपास का जो क्षेत्र बन गया, इसी को वो बोलते हैं महानदी बेसिन। क्या बोलेंगे? महानदी और उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है क्या कहलाता है? महानदी बेसिन कहलाएगा। समझ आ पा रहा है ना? तो महानदी बेसिन कितने राज्यों में फैला है? 2 राज्यों में। कितने राज्यों में? सबसे पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा। अच्छा, ये बना कैसे है? तो जैसे ये बना है आपका अवतलन प्रक्रिया से। किससे बना है? अवतलन प्रक्रिया। देखो क्या होता है, समझना ध्यान से। अवतलन प्रक्रिया मतलब ये होता है, जैसे कि कोई अपन इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पास कोई पठारी एरिया है और कोई नदी ऐसे यहाँ पास बहना चालू किया, ठीक है ना, पठारी एरिया में। तो नदी क्या होता है, अपना जहाँ पास बहता है तो उस जहाँ बह रहा है उस वाले क्षेत्र को धसाते जाता है नीचे तरफ। समझ आ रहा है? और धसाते धसाते नीचे जाएगा और बहना चालू हो जाएगा अपना। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं अवतलन। क्या बोलते हैं? अवतलन प्रोसेस में यही होता है। समझ आ रहा है? नदी अपना एरिया बनाते हुए वो आगे बढ़ते हुए चलेगा। समझ आ रहा है? जमीनों को नीचे धसाते हुए। क्लियर है सबका? तो इसको क्या बोलते हैं बता दो? अवतलन प्रक्रिया में यही आपको देखने मिलता है। तो महानदी जो बेसिन है वो कौन से प्रक्रिया से बना है? अवतलन प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया? अवतलन प्रक्रिया। याद रखना है। क्लियर सबका? है ना? अगर आप आगे देखें तो इसके ऊपर में ये वाला जो एरिया हम देखे थे, ये वाला, ये कौन सा एरिया था बता दो? छोटा नागपुर का पठार। इसके नीचे आपको यहाँ पास जो हमको एरिया मिलेगा नीचे, ये वाला हमारा है दंडकारण्य। क्या है बता दो? तो दोनों के बीच में कौन है? महानदी बेसिन। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि जो छोटा नागपुर का जो पठार और दंडकारण्य को कौन विभाजित करता है? महानदी बेसिन। कौन विभाजित? महानदी बेसिन के ऊपर में क्या है? छोटा नागपुर। नीचे में क्या है? दंडकारण्य आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक सबका? याद रहेगा? आगे बढ़े। चलो, ये जो हमारा एरिया दिख रहा है, ये कौन से चट्टान से अगर बना, अगर क्वेश्चन करे तो ये बना आपका कडप्पा शैल समूह। कौन सा शैल समूह से? सीजी भूगोल जब पढ़ते हैं तो एकदम डिटेल रहेगा, भी शॉर्ट में देखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अधिकांश एरिया महानदी बेसिन में आता है। और किस शैल समूह से बना है? कडप्पा शैल समूह।
इस क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको? तो चूना पत्थर। क्या मिलता है? चूना पत्थर आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ की मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल क्या है? धान। तो भारत भूगोल के दृष्टिकोण से बस इतना ही आपको याद रखना होता है। आया समझ में कि भारत इतना बड़ा है, समझ आ रहा है? आप छोटा सा एरिया पढ़ रहे हैं और जब छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो यही सबसे बड़ा एरिया होता है। आया बस समझ में? तो भारत भूगोल से बस याद रखना है कि महानदी बेसिन कौन कौन से राज्य में है, किस प्रक्रिया से बना है, अवतलन, किसको किसको बीच में बांट देते, विभाजन का काम करता है, छोटा नागपुर और दंडकारण्य, किस चट्टान से बना है, कडप्पा शैल समूह, कौन सा खनिज मिलेगा और कौन सी फसल बोएंगे, धान। कौन सी फसल? धान। समझ आ पा रहा है? और धान फसल तो मेन बोते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ में, तो बीच में ये कटोरे की भांति दिखता है। किसकी भांति? कटोरे का स्ट्रक्चर दिखता है और इसी में अपन धान बोते हैं। क्या बोते हैं? धान। वो स्ट्रक्चर है कटोरे के समान और उसी में क्या बोलते हैं? धान। इसलिए अपने छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। क्या बोलते हैं? धान यहाँ सबसे अधिक नहीं होता। बीच का एरिया कैसे दिखती है? कटोरे की भांति। ऊपर सब, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ पूरा ऊंचा इलाका, और यहाँ बीच का एकदम धंसा वाला इलाका है। तो जब ऊपर से देखोगे तो बीच का अपन को कटोरे के समान दिखता है। समझ आ पा रहा है? और उसी कटोरे में क्या बोलते हैं? धान। क्या बोलते हैं? इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। भौतिक दृष्टिकोण से कैसे बोलते हैं? भौतिक दृष्टिकोण से बोलते हैं, ना कि धान का फसल ज्यादा होता है। समझ आ रहा है? धान सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होगा। धान सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। धान चावल जो होता है पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो आगे बढ़े। चलो अब अपन आते हैं किस क्षेत्र के लिए? दंडकारण्य। किसको देखते हैं? दंडकारण्य को समझते हैं कि ये क्या क्या वाला एरिया है। ठीक है, चलो दंडकारण्य का हम बात करें तो देखो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा? दक्षिणी हिस्सा मिलेगा आपको। बस आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का मिल गया, लेकिन हमारे दक्षिण में आपका दंडकारण्य है। क्लियर है? इसके बाद अपन देखेंगे ये हमारा उड़ीसा है, तो उड़ीसा का कुछ एरिया कवर हो गया यहाँ पास। ये हमारा आंध्र प्रदेश आ गया, तो आंध्र प्रदेश का एरिया कवर करेंगे। ये आ गया तेलंगाना, क्या मिल जाएगा? और ये इधर आ जाएगा महाराष्ट्र। क्या मिल जाएगा आपका? महाराष्ट्र। समझ आ पा रहा है? तो ये पूरा एरिया हमारा है दंडकारण्य। कौन सा है? तो जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो दक्षिण छत्तीसगढ़ का एरिया क्या आता है? दंडकारण्य। मध्य छत्तीसगढ़ में क्या है? महानदी बेसिन। क्या है आपका? और ऊपर में पाठ प्रदेश। ऊपर में क्या रहता है? जसपुर सामरी, वो तो आगे है। क्लियर रहता है सबका फिलहाल? तो दंडकारण्य जो पठार है वो कितने राज्यों में फैला है? कितने राज्यों में? 5। पहले अपन कहाँ से चालू किए थे? छत्तीसगढ़, फिर आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश के आगे तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर महाराष्ट्र। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो फिर से बता बिना देखे, सबसे पहला दंडकारण्य कितने राज्य में? 5। सबसे पहला, सबसे पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा तेलंगाना, पांचवा, पांचवा में महाराष्ट्र। क्लियर है सबका? चलो दंडकारण्य का बात करें तो ये वाला जो एरिया है वो किस चट्टान से बना है? तो धारवाड़ से। किससे बना है? और महानदी बेसिन किससे बना था? कडप्पा शैल समूह। और दंडकारण्य पठार किससे बना है? धारवाड़ शैल समूह से बना है। और धारवाड़ शैल समूह से बना है, जिसके कारण यहाँ क्या मिलेगा आपको? लौह अयस्क। क्या मिलता है? लौह अयस्क हो गया। कुछ कुछ जगह क्या मिलेगा आपको? टीन की मात्रा मिलेगा दक्षिण छत्तीसगढ़ में। और टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़। टीन का उत्पादन भारत भर में और कहीं नहीं होता। टीन का उत्पादन केवल कहाँ होता है? इसलिए क्वेश्चन आता है टीन का उत्पादन में 100% योगदान किसका है? छत्तीसगढ़ का। तो क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? और ये देखने मिलता है कि छत्तीसगढ़ का ये भी मध्यवर्ती भाग में, कौन से भाग में है? मध्यवर्ती भाग का हिस्सा अपन मानते हैं किसको? दंडकारण्य के पठार को। वैसे तो मध्य में आपका कौन सा पर्वत देखने मिला था? इसी के ऊपर में कौन सा है? ये वाला कौन सा पर्वत है भाई? जोर से बोलो। सतपुड़ा। याद है ना सतपुड़ा? थोड़ा सा मिस्टेक बन गया, सतपुड़ा ऐसे जाता है ना, ये वाला। समझ आ रहा है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। है ना?
यहाँ तक जाता है आपका। कितने भागों में बटा था ये? 3 भाग में। कौन 2 बोलते हैं? इधर वाला कौन सा क्षेत्र? सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग है ना? हाँ ना, जल्दी बताओ। सबसे पहला राजपीपला, बीच में महादेव, और उसके बाद मैकल। छत्तीसगढ़ में कौन सा एरिया आता है? मैकल का हिस्सा अपन को देखने मिलेगा। आया समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो इसमें देख लो दंडकारण्य का क्या क्या याद रखना है। तो दंडकारण्य का जो पठार है, सबसे पहले क्या बताएंगे? कौन कौन से राज्य में फैला है पहला बताओ। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा, तीसरा, चौथा तेलंगाना, और पांचवा महाराष्ट्र। किस सेल समूह से बना है? कौन सा खनिज मिलेगा? और टीन। टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है, और भारत के ये मध्यवर्ती भाग का हिस्सा है, मतलब मध्यवर्ती भाग में है ये। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो अभी तक हम देखिए पूर्वी पठार के तीनों हिस्से समझ आ रहा है। सबसे पहले देखिए कौन सा, यहाँ पास कौन सा एरिया था हमारा? छोटा नागपुर। कौन सा एरिया? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बाद महानदी बेसिन, और उसके नीचे हमारा दंडकारण्य का पठार है। क्लियर सबका? है ना? चलो, नेक्स्ट अब हम आते हैं उत्तर पूर्वी पठार में। किसमें आएंगे बता दो? उत्तर पूर्वी पठार। एक बार फिर से अपन पूरा यहाँ नीचे का जो स्ट्रक्चर है, इसको टोटल हम 4 भाग में बांटे थे। पहला था केंद्रीय उच्च भूमि, जिसमें 6 चीज पढ़े। फिर अपन देखे दूसरा में पूर्वी पठार, जिसमें 3 चीज पढ़े। और अब हम ऊपर की ओर यहाँ पर जाएंगे, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी पठार। क्या बोलेंगे? तो उत्तर पूर्वी पठार में देखो हम क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे, इसको ध्यान देना। चलो, तो यहाँ पर हम देखे थे जो छोटा नागपुर पठार जो है, उसके उत्तर पूर्व में आपका है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? और ये राजमहल की पहाड़ी जो इस प्रकार से आगे बढ़ा है, और यहां तक आपका गया है। कहां तक गया है? मेघालय तक। कहां तक गया है? ये पूरा जो एरिया हमको जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया था आपका राजमहल की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? अब राजमहल की जो पहाड़ी है, अब बीच से होगा इसका बंटवारा। कैसे होगा देखो ध्यान से। तो यहाँ उत्तराखंड से आपका निकलता है कौन सा नदी? गंगा नदी। कौन सा नदी? तो गंगा नदी इसको ऐसे पार करके जाएगा आगे। समझ में आ रहा है? ऊपर यहाँ पास से हमारा कौन सा नदी निकलेगा? ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर के समीप से, तिब्बत से। यहाँ से कौन सा नदी आएगा बता दो? ब्रह्मपुत्र। ये भी इसको काटते हुए नीचे ऐसे जाएगा। तो बीच का एरिया जो है, ये नदियों के कारण इसको काट दिया गया। नदियों के कारण क्या हो गया? थोड़ा सा ये कट चुका है ना? बीच के एरिया से क्या हो चुका है बता दो? कट गया। किसकी वजह से बता दो? कौन कौन सा नदियां इसको काट चुके हैं? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ये लाइन समझ में आ रहा है? और ब्रह्मपुत्र दोनों फिर लास्ट में आपस में मिल जाते हैं, फिर ये दोनों बढ़ेंगे आगे। क्लियर है? तो जो राजमहल की जो पहाड़ी था, वो पूरा कहां तक फैला था? मेघालय तक। कहां तक फैला था? लेकिन इसको बीच में काट दिया गया। किसके द्वारा? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अब बीच में जो कट्टा वाला जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया मालदा गैप। क्या बोलते हैं? बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालदा गैप कहलाता है। और इसके पश्चिम का एरिया अभी भी राजमहल की पहाड़ी ही है। पश्चिम में क्या है? अभी भी पूरा राजमहल था पहले, लेकिन अभी पश्चिम का एरिया क्या कहलाता है? राजमहल की पहाड़ी। और पूर्वी हिस्सा कहलाता है मेघालय का पठार। क्या कहलाएगा? ये वाला जो हमारा हिस्सा दिख रहा है, क्या कहलाएगा? मेघालय का पठार। और ये क्या आपका? राजमहल की पहाड़ी। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर है तक सबका? चलो, तो फिर से देख लो। राजमहल की जो पहाड़ी था, इसको कौन कौन सी नदी काटा? इधर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। बीच का एरिया कटने के बाद 2 भाग में बट गया। पश्चिम का एरिया अभी भी क्या कहलाता है? राजमहल। और पूर्वी हिस्सा मेघालय का पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं किसके बारे में? मेघालय का पठार हम में देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेघालय के पठार का अध्ययन करते हैं। आया बात समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें एक खास बात और ध्यान रखना कि जो मेघालय का पठार है, इसमें 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिसमें एक का नाम है आपका गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जयंतिया। फिर से बोलो, गारो, खासी, जयंतिया। समझ आ रहा है?
तो मालदा गैप किसके सबसे पास में है? गारो पहाड़ी के एकदम पास में है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं गारो गैप। क्या बोलते हैं? गारो गैप के नाम से भी इसको जानते हैं। आया बात समझ में? तो मालदा गैप को ही और क्या बोलते हैं? किस पहाड़ी के नाम पर? गारो पहाड़ी जो है उसके नाम पर हम इसको और नाम दे सकते हैं। आया बात समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो मेन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पठार में क्या पढ़ने वाले हैं? मेघालय का पठार हम देखना है। समझ आ पा रहा है ना? और मेघालय का जो पठार पढ़ने से पहले अपन एक चीज और समझते हैं। मेघालय का जो पठार तो हम पढ़ेंगे ही, और मालदा गैप के नीचे में आपका देखो दो नदी बह के नीचे मिट्टी को लाके जमा कर दिया है। ठीक है, तो मिट्टी को लाके जब जमा कर दिया है तो यहाँ पास कौन सा डेल्टा बना है? पूरा कौन सा डेल्टा? तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये हमको मिलेगा कौन से स्टेट में? आधा देखो, कुछ एरिया आपको यहाँ पास मिलेगा, यहाँ पास देखेंगे ध्यान से, तो जो सुंदरवन डेल्टा है ये इसका कुछ हिस्से मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलता है? और अधिकांश हिस्सा मिलेगा बांग्लादेश में। कहाँ मिलेगा? मतलब लगभग कितना परसेंट? 25% तक का एरिया हमारा भारत में है सुंदरवन डेल्टा का, और 75% तक का जो हिस्सा है वो कहाँ मिलेगा? तो ये देख लो, मालदा गैप के नीचे आपको मिलेगा कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। ये मालदा गैप हो गया मेरा, गैप है मतलब, और उसके नीचे क्या मिलेगा? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा दो देश में है। कितने देशों में है? पहला कौन सा देश बताएंगे? पहला भारत, चलो ठीक है, अपना देश है। पहला कौन सा देश? अब छत्तीसगढ़ मत बोलना, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे करके। आ रहा समझ में? और झारखंड में नहीं है ना? कल एक जन का कॉल आया था झारखंड से कि सर बुक चाहिए आपका ऐसे करके। ठीक है, बोला मिल जाएगा भविष्य में। ठीक, क्या नाम बताया? प्रीतम करके बताया कोई। तो प्रीतम को बुक चाहिए। कहाँ से था वो? झारखंड से। ठीक है, नहीं चलो, तो फिर आप देखो इधर ध्यान से, मतलब झारखंड का नाम आज ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ सबसे पहले देख लो ये कौन सा क्षेत्र बता दो? सुंदरवन डेल्टा कितने देश में फैला है? दो देश में। पहला भारत, दूसरा, लेकिन भारत में केवल कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन ऐसी नॉर्मल पूछ देगा कि सुंदरवन डेल्टा भारत में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ बता दो? बस एक ही राज्य में है। और वही सुंदरवन डेल्टा के बारे में बहुत सारी चीज आपको समझना है। तो कल हम आगे सुंदरवन डेल्टा से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? सुंदरवन डेल्टा देखेंगे, आपका मेघालय का पठार क्या उसके बारे में, है ना? तो इसके बाद हमारा कौन सा क्षेत्र खत्म हो जाएगा? पूरी पठार। फिर नीचे बनाएंगे दक्कन वाले में, कौन से एरिया में? दक्कन के पठार में। तो प्रायद्वीप पठार का फिर अधिकांश एरिया कवर। आ रहा समझ में? बस देखो, आपको के लिए एक बार अच्छे से समझना है और नोट्स बनाना है, पढ़ना है बार बार एक ही चीज को, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। समझ आ रहा है? इसलिए जितना स्पीड में हम कर सकते हैं, स्पीड के साथ साथ याद भी करना है, तो आपको देखते हुए चलेंगे। समझ आ पा रहा है ना? तो बाकी कल कहाँ से देखते हैं अपन? सुंदरवन डेल्टा से देख लेंगे। कल एक बार इसी पढ़ के आना, फिर कल पूछूंगा शुरू में। ठीक है, मतलब अब क्लास से पहले जैसे पूछते हैं तो आप ईमानदारी से एक बार पढ़ के आया करो, ताकि फिर पूछते हैं तो आपको बताने में आसानी होगा। अभी पूछूंगा थोड़ा भूला भूला रहेगा, अभी कल अपन समझे हैं, कल जब लिख के आओगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा वो। तो घर में जाने के बाद पहला काम वही करना है, पहले काम कर ही लो कि लिखना और याद करना, ताकि दूसरा दिन अपन आए तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। आया बात समझ में? तब आज का दिन आपका सफल हो पाएगा कि आज हम कुछ चीज़ सीखे हैं ऐसा करके। आ रहा समझ में? और अगर नहीं करोगे तो फिर आज का दिन वेस्ट है आपका। तीन तीन जो क्लास अपन पढ़ रहे हैं तो पूरा कुछ नहीं कर पाए, मतलब आपका दिन, आज का दिन आपके लाइफ के लिए यूज ही नहीं हो पा रहा है। ये आपके लाइफ के लिए तभी यूज हो पाएगा जब आप इसको कुछ अच्छे से सीखोगे, पढ़ोगे ईमानदारी से, तब। आया समझ में? तो क्लास में समझ चुके हैं, बस घर में जाकर नोट्स बनाओ और याद करो। क्लियर है सबका? चलो, तो कल कहाँ से देखेंगे? सुंदरवन डेल्टा से पढ़ते हैं। क्लियर है सबका?